हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स क्लास 9 के चैप्टर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे द होल चैप्टर। सबसे पहले हम ये देखें कि डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, दुनिया के कई देश जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं, अपने यहाँ इलेक्शंस भी कंडक्ट करते हैं, बट इन रियलिटी वो अपने इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक तरीक़ों से ऑर्गेनाइज नहीं करते। दुनिया को देखने में लगता है कि ये तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, यहाँ इलेक्शन होता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है, बट इंटरनली वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। या तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, या किसी दूसरी पार्टी को आने के लिए मौका नहीं मिलेगा। एनी रीज़न कैन बी देयर। इसके एग्जांपल में हम चाइना को दिखा सकते हैं, जहाँ कि आज तक कभी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बना ही नहीं पाई। ऑलवेज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म देयर। तो इसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा तो कभी न कभी दूसरी पार्टियों को भी मौका मिलेगा। तो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत यही है कि कोई भी देश अगर अपने को डेमोक्रेटिक बताता है तो हम ये देख सकें कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो भी क्राइटेरिया हैं, जो भी रूल्स फॉलो होने चाहिए, वो वहाँ फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो हमें पता चलेगा कि वो रियल में डेमोक्रेसी है या नहीं है। डेमोक्रेसी की सबसे मेन डेफिनेशन जो है, अगर एक मार्क में पूछा जाए तो आपको यही डेफिनेशन देना चाहिए कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि दे आर नॉट हेरिडिटरी एंड दे आर इलेक्टेड बाय द विल ऑफ द पीपल बाय सिंपल वोटिंग। हालांकि ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो जहाँ भी इलेक्शन होता है उस देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि लाइक चाइना, इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होते, तो हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं बोल सकते। तो बेसिक डेफिनेशन तो सच है कि डेमोक्रेसी की यही होगी कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और भी क्राइटेरियाज लेने होंगे। ये एक सिंपल और बेसिक डेफिनेशन होगी। तो अब हम देखें कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं जो प्रेजेंट हों तो हम कहेंगे कि यस, हियर डेमोक्रेसी इज़ इस्टेब्लिश्ड। और उनमें से एक भी फीचर अगर लैकिंग है तो डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते उसको। तो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला है कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो भी फाइनल डिसीजन होता है डेमोक्रेसी में, वो वही लोग लेंगे जिन्हें जनता ने इलेक्ट किया है। इसीलिए हम फाइनल डिसीजन लेने के लिए हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही चुना जाता है। उसके बाद दूसरा फीचर आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो, डेमोक्रेसी अगर है तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जहाँ की सबको पार्ट लेने का बराबर अधिकार है, और जो लोग पावर में हैं और जो लोग नहीं हैं, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ऐसा ना हो कि जो लोग पावर में हैं वो अपने पावर का मिसयूज़ करके जीत जाएं। उनको हारने की भी पूरी चांसेस होनी चाहिए, यानी कि वो अपने पावर का कोई भी मिसयूज़ ना कर पाएँ। तीसरा फीचर आता है हमारा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर उस व्यक्ति को जो वोटिंग एज को अटेन कर चुका है उसे वोटिंग देने का राइट हो, हर व्यक्ति को, इन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, एनीथिंग। और हर वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो एवरी एडल्ट शुड हैव वोटिंग राइट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। चौथा और लास्ट फीचर आता है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो जब रूल करेगी तो वो मनमाना नहीं करेगी। इट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। इट विल वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट विल केयर फॉर द सिटीजन्स राइट। वो कभी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगी,
और कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से, लॉ से बाहर जाए। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके बाद हम आते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनमें सबसे पहला तो आता है कि इंस्टेबिलिटी, मतलब लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। सही बात है, क्योंकि इलेक्शन में कभी कोई जीतेगा, अगले इलेक्शन में कोई और जीतेगा, द सेम पर्सन कैन नॉट विन कंटिन्यूसली। तो इंस्टेबिलिटी। दूसरा हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और पावर प्ले होता है। लोग इलेक्शन जीतने के लिए अपने पावर का यूज़ करते हैं, मनी एंड मसल पावर इज़ यूज्ड। कई जो है अनफेयर मीन्स का भी इस्तेमाल होता है और मोरालिटी वहाँ दिखाई नहीं देती। तीसरा है कि सडन डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तुम्हें पता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने के लिए हमें मीटिंग रखते हैं, डिस्कशंस होता है, डिबेट्स होता है, एंड देन द डिसीजन इज टेकन। तो सो मेनी पीपल आर टू बी कंसल्टेड दैट इट लीड टू डिले। यहाँ पर एक्शन तुरंत नहीं होता, डिले होता है। कई बार लीडर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें जनता के इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं होता। इसके बाद इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण कई बार इलेक्शन में डेमोक्रेसी के तरीक़ों में करप्शन पाया जाता है। ये भी एक अगेंस्ट में आर्गुमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इन सभी के जवाब में जब हम आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी हम देते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अन्य सभी गवर्नमेंट से बेटर होती है, क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल, ये जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, ये अपनी जनता की परवाह करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिम्मेदारी से काम करती है और जनता के हितों को देखती है, नज़रअंदाज नहीं करती। केयर्स फॉर द पीपल एंड टेक्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द पीपल। दूसरा आर्गुमेंट हम देते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो अगेंस्ट में एक आर्गुमेंट दिया गया था कि डिले होता है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है, तो ये बात सच है। लेकिन हम जितने ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करते हैं तो उतनी मिस्टेक की चांसेस कम होती चली जाती हैं और डिसीजन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता चला जाता है। इसके अगेंस्ट में देखो, अगर एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो ये तो सच है कि वो तुरंत डिसीजन ले लेगा, लेकिन फिर वो मनमाना करेगा और जब वो किसी से डिस्कस नहीं करेगा तो उसमें मिस्टेक्स की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है ड्यू टू कंसल्टेशंस एंड डिबेट एंड डिस्कशंस। थर्ड आर्गुमेंट हम डेमोक्रेसी के फेवर में देते हैं कि इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, इंडिया जैसे देश में जहाँ विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, तो कई जगहों पर आपस में टकराव की स्थिति बनती है और इसको पावर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो डेमोक्रेसी हमें इसका पीसफुल सॉल्यूशन देती है जब लोगों के विचारों में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में न तो कोई परमानेंट विनर है और न तो कोई परमानेंट लूज़र। तो कभी कोई पावर में आता है, कभी दूसरा व्यक्ति पावर में आते हैं, और इस तरह से कोई भी किसी को ये नहीं सोच सकता कि ही इज़ परमानेंट विनर एंड आवर राइट्स विल बी वायलेटेड। सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट दिया जा सकता है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी वो है डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के अंदर इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की भावना आती है। हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि हम भले गरीब हैं, सामने वाला व्यक्ति भले कितना भी अमीर है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो हमारे वोट की और उसके वोट की वैल्यू इक्वल है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये फीलिंग लोगों में डिग्निटी की भावना लाती है। इसके बाद एक आर्गुमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट दिया जा सकता है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी कि इट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर
हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, हमने गलत गवर्नमेंट चुन ली, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो पब्लिक के पास अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करेगी, और अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है और अपने डिसीजन को चेंज करती है तब तो ठीक है, नहीं तो द गवर्नमेंट विल हैव टू चेंज। तो इस तरह से इट प्रोवाइड अस अ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ये मौका डेमोक्रेसी के अलावा किसी भी और टाइप ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता। जब हम लास्ट टॉपिक में आते हैं, ए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें हमें एक चीज़ मिलती है। पहले तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब दुनिया के अधिकतर डेमोक्रेसीज जो हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। क्योंकि किसी भी देश में ये पॉसिबल नहीं है कि सारे देश के लोग एक साथ बैठ के कोई एक डिसीजन लें। इतने लोगों का एक साथ बैठना ही पॉसिबल नहीं है, फिज़िकली इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर हम मान भी लें कि ऐसा हो भी जाए तो भी क्या होगा कि या तो सारे सिटीजन्स के पास टाइम नहीं होगा, या उनके पास स्किल्स भी नहीं होंगी कि वो डिसीजन ले सकें। बिकॉज़ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लेबर्स होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी तरह के फिज़िकल काम में, किसान है तो कोई कारपेंटर है, कोई आयरन स्मिथ है, तो उनके पास ये स्किल्स नहीं है कि वो डिसीजन ले सकें फॉर द कंट्री। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हर देश एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलाता है, जहाँ की रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं एंड दे टेक द डिसीजन। इसके अलावा ब्रॉडर मीनिंग में हम गवर्नमेंट्स के अलावा और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं। हम किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने घर के लेवल में देखें, अगर हमारे घर में जो डिसीजन होता है तो केवल हमारे घर के जो मुखिया हैं वो आर्बिट्ररीली डिसीजन ले रहे हैं, घर के और मेंबर्स से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं कहा जाएगा। और इसमें पॉसिबिलिटी है कि भले वो व्यक्ति बड़ा है, समझदार है, लेकिन उससे मिस्टेक्स होने की चांसेस होंगी। और अगर वो घर के सारे मेंबर से सलाह लेके काम करता है, छोटे बड़े सभी से, तो उसमें मिस्टेक्स की चांसेस कम हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एट द डोमेस्टिक लेवल, घरेलू लेवल पर भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट्स के लिए ही नहीं अप्लाई करती, बल्कि छोटे लेवल पर हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, इसका इस्तेमाल हम केवल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ही नहीं करते, बल्कि कभी कभी हम किसी स्टैंडर्ड आइडियल को सेटअप करने के लिए भी कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड। तो यहाँ देखो, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में हंगर का कोई रिलेशन तो नहीं आता, लेकिन हम रियल सेंस में ये एक आइडियल माना जाएगा कि हम अपने देश को डेमोक्रेटिक तभी मान सकते हैं सही अर्थों में, व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड, यानी हर एक को कम से कम पेट भर के खाने के लिए अनाज मिल जाए। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया माना जा सकता है, व्हेन वी टेक द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह हम एक और पॉइंट लें कि डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि एवरी सिटीज़न शुड हैव इक्वल राइट इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर डिसीजन मेकिंग में हम हर एक का रोल चाहते हैं तो उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो एवरी सिटीज़न इन द कंट्री शुड गेट इक्वल इंफॉर्मेशन, ही मस्ट गेट बेसिक एजुकेशन, लिटरेसी को बढ़ाना होगा हमें, इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए उसे, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप कर सके, अपने स्किल को बढ़ा सके। तो केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि एवरी सिटीज़न शुड हैव अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। हमें उस व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को इस लायक भी बनाना होगा, ये भी डेमोक्रेसी का एक रोल है। तो इसके लिए सभी को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सब एजुकेटेड होने चाहिए। तो दीज आर सम ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। लास्टली देखो, सिटीजन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री, और सिटीजन से ही किसी देश को
लेस डेमोक्रेटिक या मोर डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिटीजन्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स आर द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये सिटीजन्स को दोनों ही बात कही जाती है, दे आर स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। क्योंकि सिटीजन्स अगर एजुकेटेड होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और डेमोक्रेसी को अच्छा बनाएंगे। डेमोक्रेसी यही कहती है कि मोर एंड मोर पीपल शुड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर सिटीजन्स वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, इलिटरेट हैं, लैकिंग बेसिक एजुकेशन है, दे डोंट नो देयर राइट्स, दे लैक द रिसोर्सेज, तो वही सिटीजन्स डेमोक्रेसी की क्वालिटी को नीचे गिरा देंगे। तो सिटीजन्स आर द स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।